मेरे देवर और मेरे पति बिल्कुल एक दूसरे के हमशक्ल थे। दोनों में कोई फर्क समझ ही नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे ये बात पता नहीं थी कि मेरे पति कौन से हैं और देवर कौन से। अक्सर मैं उन दोनों में कंफ्यूज हो जाया करती थी। हाल ये था मेरा कि मैं तो अपने देवर के सामने जाने से भी हमेशा कतराती थी और ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी, क्योंकि जब भी बाहर निकलती तो समझ ही नहीं पाती थी कि कौन देवर है और कौन पति। एक रात मेरे पति मेरे पास लेटे थे। मैंने उनके करीब जाने की कोशिश की तो वो कहने लगे कि वो मेरे पति नहीं बल्कि मेरे देवर हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसी रात मेरे देवर ने मेरे साथ। मेरी शादी हुई तो मेरे कमरे में 2 लड़के आए। मैं तो अपनी नजरें झुका कर बैठी हुई थी। मैं उन दोनों के पैरों को ही देख रही थी। नई नई दुल्हन थी, आंखें ऊपर करने में भी शर्मा रही थी। मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। मैंने अपने पति को शादी से पहले सिर्फ एक बार ही देखा था। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आंखें उठाकर ऊपर देख लूं। सोच रही थी कि एक तो मेरे पति हैं, पर ये दूसरा कौन है, वो भी रात के वक्त मेरे कमरे में क्यों है। हिम्मत करके अपनी नजरें ऊपर उठाई तो देखकर बेहद हैरान रह गई। होश उड़ गए थे मेरे। दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी, जरा सा भी फर्क नहीं था। बालों का स्टाइल भी एक जैसा ही था। मैं तो बहुत चौंक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई शीशा है और वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था कि मेरे पति कौन से हैं और कौन नहीं। एक जैसी स्माइल थी दोनों की। मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाई कि तभी उनमें से एक लड़का मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आया और मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि बताओ, हम दोनों में से आपके पति कौन है। मैं ये फैसला कैसे कर सकती थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। मैं दोनों को एक टक निहारती जा रही थी। दोनों में बिल्कुल फर्क नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि क्या जवाब दूं, कि तभी दूसरा लड़का भी मेरे बगल में आकर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि मैं हूं तुम्हारा पति। मेरे पति का नाम समर था और उनके भाई का नाम सुधीर। मुझे तो उस लड़के की बात पर भी भरोसा नहीं हुआ। मैंने अपना हाथ उनके हाथों से निकाल लिया। बेहद डरी सहमी सी मैं वहां बैठी थी। मुझे शादी की रात ही पता चला कि मेरे पति दोनों जुड़वा भाई हैं और दोनों में जरा सा भी फर्क नहीं है। शादी से पहले तो मैं ये बात जानती ही नहीं थी। इतना तो पता चला था कि इनका एक भाई है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो भी जुड़वा ही है। मेरी सास जब मेरे घर रिश्ता लेकर आई थी तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा तो विदेश में रहता है और मैं चाहती हूँ कि वो भी यहीं इंडिया में आकर सेटल हो जाए, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो इतनी बातें तो मैंने अपने देवर के बारे में सुन रखी थी। जिस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो मेरे पति हैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा देवर मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा। परेशानी मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। मैं सिमटी हुई बैठी थी कि तभी सुधीर उठ गए और कहने लगे कि भाभी परेशान मत हो, यही आपके पति हैं जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। मैं तो बस यहाँ 2 महीने का ही मेहमान हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से वापस विदेश चला जाऊंगा। आपको इतना परेशान हमेशा नहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर वो मेरे कमरे के बाहर निकल गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जब वो बाहर चला गया तब जाकर मेरी सांस में सांस आई थी। मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत को देखकर समर जोर जोर से हंसने लगे। इतना हंस रहे थे कि उनकी हंसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कहने लगे, हम दोनों भाइयों को तुम्हारे चेहरे पर यही सब तो देखना था जो हम देख पा रहे थे। तुम कितना ज्यादा परेशान हो गई। इतना थोड़ी परेशान होते हैं। मेरे साथ रहोगी तो मुझे बहुत आराम से पहचान भी जाओगी। इतना कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से सुहागरात का गिफ्ट निकाला। उस बॉक्स में एक खूबसूरत सी चेन थी और उन्होंने वही चेन मुझे आज मुंह दिखाई के तौर पर दी और मेरे गले में पहना दी। सुबह नाश्ते में मेरी सास ने बेहद अच्छा नाश्ता बनाया था। मुझे तो उनके हाथ का नाश्ता बहुत पसंद आया। मैं देख रही थी कि मेरे देवर भी मेरी सास की किचन में बहुत मदद कर रहे थे और मेरे पति समर कुर्सी पर बैठे हुए थे कि उतने में ही सुधीर मेरे सामने आए और मुझसे कहने लगे कि भाभी ये लो, आलू के पराठे मैंने बनाए हैं और इसे खाकर जल्दी से बता दो कि कैसा बना है। और इतना कहते हुए वो भी डाइनिंग टेबल पर मेरे बराबर में ही बैठ गए। मैं तो इस मामले में खुद को बहुत खुशनसीब समझ रही थी कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, और थोड़ी सी बदनसीबी मुझे ये नजर आ रही थी कि मेरे पति समर को तो 1 कप चाय तक बनानी नहीं आती। मैं सोच रही थी कि मेरे देवर की बीवी के तो बहुत मजे होंगे। वो अपने पति से बहुत खुश रहेगी क्योंकि मेरा देवर सारी चीजें बना लेते थे। मेरे देवर बहुत हंसमुख स्वभाव के थे और मेरे पति बहुत शांत। मेरा देवर जितनी देर डाइनिंग टेबल पर बैठे रहे उतनी देर वो बोलते रहे और सबको हंसाते रहे। बहुत अच्छा स्वभाव था। देवर के साथ पूरे दिन रहकर समय का पता ही नहीं चलता था। 2-4 दिन बाद ही मैं अपने पति के साथ हनीमून पर गई और बहुत अच्छा समय बिताकर हम वहां से वापस आए। वापस आने के साथ ही अब मैंने घर और किचन दोनों को ही संभाल लिया था।
समर के साथ हर लम्हा बहुत खूबसूरत नजर आता था। एक बार रात के समय जब समर अपने ऑफिस से आने वाले थे तो मैं जाकर बहुत अच्छे से तैयार हो गई और तैयार होकर मैं उन्हीं का इंतजार कर रही थी। वो कह रहे थे कि वो आज मुझे डिनर पर लेकर चलेंगे। सासू माँ से तो हमने पूछ लिया था और उन्होंने हमें इजाजत भी दी थी। हमने उन्हें और देवर को भी कहा था साथ में चलने के लिए, पर उन दोनों ने ही मना कर दिया। जैसे ही दरवाजे पर डोरबेल बजी, मैंने भागते हुए दरवाजा खोला तो सामने समर थे। मैंने उनके हाथ से उनके ऑफिस का बैग ले लिया और उनसे कहा कि आपको याद है ना, आपने मुझे आज कहा था कि आप मुझे आज बाहर डिनर पर लेकर चलेंगे, तो चलिए मैं तैयार हूँ। आप भी जाकर फटाफट से फ्रेश हो जाइए, उसके बाद हम दोनों निकलेंगे। वो मेरी इस बात पर मुझे बेहद अचंभे से देख रहे थे। कहने लगे, कौन सा वादा? मैंने उन्हें बेहद अजीब नजरों से देखा। मैंने कहा, अब आप बहाने बनाने की कोशिश मत करो। आपने सुबह खुद ही तो कहा था मुझे कि आप मुझे बाहर डिनर पर लेकर चलोगे। मेरी इस बात पर वो कहने लगे कि अरे हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात को टाला है? अच्छा चलो चलते हैं। मैंने कहा, अरे नहीं, अभी नहीं, अभी अभी तो आप आए हैं, जाकर फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ, उसके बाद आराम से चलेंगे। तो वो कहने लगे कि नहीं, चलो अभी चलते हैं। उन्होंने उसी समय मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर की तरफ ले गए। उसके बाद हम दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए और हमने अच्छा सा खाना खाया। कुछ देर घूमने के बाद हम घर वापस आ गए। जैसे ही मैं घर में आई, सोफे पर मेरी सास और मेरे देवर के साथ बैठकर आराम से बातें कर रही थी। मुझे देखकर वो दोनों हंसने लगे। सुधीर समर को देखते हुए कहने लगे कि क्या बात है, अगर हम दोनों हम शक्ल है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बीवी को लेकर कहीं भी चले जाओ। उनकी ये बात सुननी थी कि मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। मैंने अपने साथ खड़े समर को देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोलूं, उनको अपना पति बोलूं या देवर बोलूं। ये दोनों हमेशा मुझे ऐसे ही कंफ्यूज कर देते थे। इतने में मेरे साथ खड़े समर हंसते हुए जाकर सुधीर के पास बैठ गए। मैं तो दोनों की शक्ल ही देखी जा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे साथ अगर मेरा देवर डिनर के लिए गया था तो उसने तो मुझे बिल्कुल भी शक ही नहीं होने दिया कि वो मेरा देवर है। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि उनकी बातों से कि वो मेरे पति नहीं मेरे देवर हैं। मेरी सासू माँ, मेरे देवर और मेरे पति तीनों ही सामने सोफे पर बैठकर मेरी शक्ल को देख रहे थे, जिस पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उसके बाद वो सब हंसने लगे। मेरी सासू माँ कहने लगी, अरे बहू तुम डरो मत, ये दोनों तुमसे फिर मजाक कर रहे हैं। तुम अपने पति समर के साथ ही डिनर पर गई थी, परेशान मत हो। मेरे ससुराल में इसी तरीके का हंसी मजाक हमेशा चलता रहता था। मेरा बहुत मन लगता था यहाँ पर। मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। मैं अपने आप को बेहद खुशकिस्मत समझती थी। बस ये जरूर था कि ये दोनों मुझे कभी कभी बहुत डरा देते थे। उस दिन के बाद से तो मैं इतना ज्यादा डर गई कि मेरे पति जब भी मुझे कहीं बाहर चलने के लिए कहते तो मैं पहले ही साफ मना कर देती थी। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं मेरे साथ मेरे देवर ना चले जाएं। यही सब करते करते मेरी शादी को लगभग 2 महीने से ऊपर का वक्त गुजर चुका था। एक दिन अचानक किचन में काम करते हुए मुझे चक्कर आने लगे। मेरी सास मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने मुझे जो खबर सुनाई उसे सुनकर मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। जब हमने घर जाकर समर और सुधीर को ये बात बताई तो वो दोनों भी बहुत खुश थे। पूरे घर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। सब लोग इतनी खुशी मना रहे थे। 2-4 दिन रुकने के बाद मेरे पति समर ने मुझसे कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई। एक काम करो, कुछ दिन अपने मायके हो आओ, जाकर अच्छे से आराम करो। तुम यहाँ रहोगी तो तुम माँ को कोई काम नहीं करने दोगी और तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि तुम अपने घर जाकर कुछ दिन थोड़ा आराम करो। उनकी बात मानकर मैं भी अपने मायके चली गई। मायके की याद तो किसको नहीं आती। मेरा भी बहुत मन करता था अपने मम्मी पापा के पास जाकर रहने का। शादी के बाद तो लड़की की ऐसी हालत हो जाती है ना कि ना पति के बिना मन लगता है और ना ही अपने मम्मी पापा के बिना। जब मायके जाओ तो ऐसा लगता है कि पति की याद आ रही है और जब ससुराल में रहो तो ऐसा लगता है कि अपने घर की याद आ रही है। एक शादीशुदा लड़की के मन की ये उलझन हमेशा ही बनी रहती है। खैर, मेरे मायके में भी सब लोग बहुत खुश थे मेरी प्रेगनेंसी को लेकर। सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मम्मी पापा के पास तो पता ही नहीं चला कि किस तरह से महीना भर गुजर गया। महीने भर बाद समर मुझे लेने के लिए आए। मैं तो समर का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। महीने भर में मैंने समर को एक बार भी नहीं देखा था, पर जैसे ही वो मेरी नजरों के सामने आए उनको देखकर मुझे एक अलग ही झटका लगा। बहुत अजीब उदास सा चेहरा लग रहा था उनका। दाढ़ी भी उन्होंने पूरी अच्छे से बढ़ा रखी थी। बहुत परेशान और दुखी से लग रहे थे। मैंने उनसे मजाक करते हुए पूछा कि क्या बात है, मेरे बिना आप इतने उदास हो गए कि ये हाल बना लिया। अगर ऐसा ही था तो मुझे पहले ही लेने आ जाते। आपने अपना चेहरा देखा है, आप कैसे अजीब से लग रहे हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई थी।
मेरी बात को सुनकर। बड़े ही बुझे मन से उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारे बिना मैं उदास और परेशान था, बस इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई है। घर में खाना खाने के बाद मैं उनके साथ अपने ससुराल वापस चली गई। मुझे तो लगा था कि वो मुझे इस महीने भर की एक एक बात को बताएंगे कि वो कैसे मेरे बिना रहे, लेकिन उनके चेहरे पर तो एक अजीब सी खामोशी थी जो घर कर गई थी। रात को जब वो आए तो जाकर सोफे पर लेट गए। मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ, आप सोफे पर क्यों लेट गए हैं? वो कहने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम बिस्तर पर आराम से सो जाओ, मैं यहीं पर सो जाऊंगा। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। वो उठकर खड़े हो गए। मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैंने कुछ गलती करी है क्या? आप इसलिए नाराज हैं कि आपको छोड़कर मैं अपने मायके में इतने ज्यादा दिन रह गई? तो वो कहने लगे कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस आज सर में थोड़ा सा दर्द है, तुम बेड पर जाकर आराम से सो जाओ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों पर ना चाहते हुए भी मेरी आंखें भीग गई थी। मैं उनको बहुत प्यार करना चाहती थी, लेकिन वो तो मुझसे जैसे मुंह मोड़ कर सो गए थे। उन्होंने फिर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि अरे बाबा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, आखिर मायके में जाकर रहना तुम्हारा हक है। बात यह है कि मैं तुम्हारी डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। वो कह रही थी कि आपकी पत्नी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता आपको उनसे दूर रहना है, नहीं तो बच्चे के साथ साथ आपकी बीवी को भी नुकसान पहुंच सकता है। उनकी बातों को सुनकर मैं तो और ज्यादा परेशान हो गई थी कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। अब तुम बिस्तर पर जाओ और आराम से सो जाओ, परेशान मत हो। इतना कहकर वो आराम से सो गए। सुबह उठकर मेरे पति अपने ऑफिस के लिए निकल गए। कुछ देर बाद ही सुधीर, मेरे देवर, घर में आए तो वो भी बहुत चुपचाप थे। आकर मेरी सास के पास बैठे और कहने लगे कि माँ, अब मुझे जाने की इजाजत दो, अब मैं वापस विदेश जाकर रहना चाहता हूँ और वहीं पर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी सासू माँ सामने से कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहां विदेश में जाकर रहने की। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी और ना ही तुम जाओगे। अकेले सब कुछ संभालना तुम जानते हो कितना मुश्किल होता है। मेरे देवर कहने लगे कि मुझे शादी करनी ही नहीं है और जब करनी होगी तो मैं खुद यहाँ वापस आ जाऊंगा। उनका इतना कहना था कि मेरी सास जोर जोर से रोने लगी। माँ को इस तरह से रोता हुआ देखकर मेरे देवर ने तुरंत माँ को गले से लगा लिया और कहा कि माँ, क्या हो गया है? पहले भी तो मैं वहीं रहता था, मुझे जाने दो। तो माँ कहने लगी, बेटा, मैं तुम दोनों की खुशियों को यहीं पर अपने सामने देखना चाहती हूँ। अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, तुम मुझे क्यों छोड़कर जाना चाहते हो? तुम इतना दूर विदेश चले जाते हो, उसके बाद सालों हो जाते हैं तुमको देखे हुए। तुम जानते हो एक माँ की आंखें कितनी तरस जाती है अपने बच्चों को देखने के लिए। मैं समझ रही थी कि मेरा देवर चाहता था कि वो वहीं विदेश में ही सेटल हो जाए। वो मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि भाभी, आप ही समझाओ माँ को। मैंने सामने से कहा कि देखिए सुधीर, माँ तो बिल्कुल सही कह रही है ना, माँ को बहुत मन करता होगा आपसे मिलने का, वो कैसे आपके बिना रहेंगी? वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और यहीं पर रह जाइए। यहाँ पर आपको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा इतना कहना था कि मेरा देवर कहने लगा कि भाभी, आप रहने दीजिए, आप तो मेरा साथ देने की बजाय माँ का साथ दे रही हैं। आप तो उल्टा मुझे ही समझाने लगी। मैं भैया को कहूंगा कि वो माँ को समझाए, वही उनको समझा पाएंगे। और वो वहां से खड़े होकर अपने कमरे में चले गए। मेरी सास गुस्से में कहने लगी, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो मेरा मरा हुआ मुंह देखकर जाना। कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए परेशान तो होती ही है, वैसे ही मेरी सासू माँ भी परेशान थी, पर मेरे देवर थे कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बाहर जाकर ही सेटल होना चाहते थे। कुछ ही देर में मेरा देवर हाथ में एक फाइल लिए बाहर आया। माँ गुस्से में कहने लगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? तुम सुनते क्यों नहीं मेरी बात? मेरा देवर कहने लगे कि अरे, मैं नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, आप नहीं चाहती ना कि मैं आपको छोड़कर जाऊं? अब नौकरी तो ढूंढ लूं। मेरे देवर की बात सुनकर मेरी सासू माँ तो बहुत खुश हो गई थी। आज रात को जब समर अपने ऑफिस से घर आए तो उन्होंने अपना तकिया उठाया, सोफे पर जाकर लेटने लगे। मैं उसी समय उनका हाथ पकड़ा और उनको अपने पास बिठा लिया। मैंने कहा कि आप जरा यहाँ बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने उनसे कहा कि देखिए, अब तो नन्हे मेहमान को आने में कुछ ही समय बचा है, हमें उसके लिए कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये बोलते हुए मैंने उनके कंधे पर प्यार से हाथ रखा था। जैसे ही मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा वो तुरंत उठ खड़े हुए। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। वो मुझसे दूर दूर क्यों भाग रहे थे? मैं उनकी इस हरकत पर बहुत हैरान थी। मैंने पूछा कि क्या हो गया है? वो कहने लगे कि देखो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जाकर खुद ले लेना, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ऑफिस में बहुत काम रहता है। उनकी इस तरह की बातें मुझे हमेशा परेशान करती रहती थी। उस रात मैं बेहद दुखी मन से रोते रोते ना जाने कब सो गई और मेरे पति आज भी सोफे पर ही सो गए थे।
आज सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली थी। मैंने ध्यान दिया था कि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई तब से मेरे पति मुझसे कोई भी काम नहीं कहते थे, सारा काम अपना खुद ही कर लेते थे। वो मेरा बहुत ध्यान भी रखते थे, लेकिन मुझे खुशी मिलती थी उनका काम करने में। लेकिन उन्होंने तो जैसे मुझे कुछ भी कहना, कुछ भी मांगना बंद कर दिया था। 2-4 दिन में ही मेरे देवर को भी अच्छी नौकरी मिल गई। अब उन्होंने घर आकर मेरी सासू माँ को जब ये बात बताई तो मेरी सासू माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बहू ले आऊंगी। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो मेरे घर में मेरी देवरानी आ जाएगी। लेकिन इस बात को सुनकर मेरा देवर बहुत गुस्सा हो गया। वो कहने लगा कि माँ, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, तो आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? अगर अब आपने एक बार और मुझसे शादी के बारे में बात की तो मैं विदेश चला जाऊंगा। और ये बात मैं सच बोल रहा हूँ। उनकी बातों में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है वो किसी लड़की को पसंद करते हो, इसलिए वो शादी की बात पर ऐसे नाराज हो जाते हैं। मैंने सोचा कि एक बार जाकर उनसे बात करूंगी। शाम की चाय को लेकर मैं उनके कमरे में गई। मुझे देखते ही वो उठकर बैठ गए और कहने लगे कि भाभी, आप कमरे में क्यों आई? अभी आपको आराम करना चाहिए, इतना काम मत करा करिए। आप मुझे बुला लेती, मैं खुद लेने आता चाय। मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि आपको कोई लड़की पसंद है? मेरी बात को सुनकर मेरा देवर एकदम चुप हो गया। कुछ देर सोचने के बाद वो कहने लगा कि हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं शादी भी उसी से करना चाहता हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं रहती, वो विदेश में रहती है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, मैं माँ को इस बात के लिए भी राजी कर लूंगी। तो वो कहने लगे कि रहने दीजिए, वो लड़की यहाँ इंडिया में आकर नहीं रहेगी, उसके लिए मुझे विदेश में ही रहना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि माँ कभी भी इस बात के लिए मानेंगी। अब जब मेरे देवर ने ही मुझे बात करने को मना कर दिया था तो मैं किस मुंह से ही अपनी सासू माँ से इस बारे में कोई भी बात करती। कुछ महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरी सासू माँ, मेरे पति दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन मेरा देवर बहुत खामोश था। वो बार बार मेरे बेटे को देखता और कभी नजरें हटा लेता। मेरा बेटा अब 2 महीने से ज्यादा का हो चुका था, लेकिन अभी भी मेरे पति सोफे पर ही सोते थे। मैंने उन्हें बहुत बार बोला कि आप बेड पर सो जाइए, तो वो कहते थे कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की नींद थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम उसके साथ आराम से सो जाओ। मेरे पति ने तो मुझसे एक दूरी सी बना ली थी, जो दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब बहुत समय हो चुका था। आज तो मैंने सोच ही लिया था कि मैं समर से जवाब मांगूंगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और मैंने उन्हें कहा कि कोई जरूरत नहीं है आपको सोफे पर सोने की, आज आप यहीं बेड पर ही सोएंगे। मेरा इतना कहना था कि उनके चेहरे की रंगत जैसे उड़ गई। मैंने कहा कि अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा मुझसे दूर रहने का। आप क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं? आप क्यों मुझसे अच्छे से बात नहीं करते? मुझसे कोई काम क्यों नहीं कहते करने के लिए? आपको क्या लगता है कि मुझे ये सब महसूस नहीं हो रहा? मुझे बुरा नहीं लग रहा? वो चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनको इस तरह से देखकर मेरा दिल तो जैसे बैठ गया था। वो आगे कहने लगे कि हाँ, मैं भी सब्र कर करके थक गया हूँ, अब मुझसे भी नहीं हो रहा। मैं उनकी इस बात को समझी नहीं कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाभी, मैं सुधीर हूं। मैं तुरंत पीछे हट गई। मैंने कहा कि ये क्या मजाक बना रखा है आप दोनों भाइयों ने मेरा? आखिर समर ने आपको इजाजत दी भी कैसे मेरे कमरे में रात को रहने की? उन्हें शर्म नहीं आई? और आप मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रहे हैं? निकल जाइए यहाँ से। अब तो मैं समर से भी बात तक नहीं करूंगी। यूं मेरे कमरे में सोना, ये सब क्या है? उन्हें मजाक लगता है क्या? मेरा देवर आगे कहने लगा कि भाभी, सबसे पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद कुछ भी कहना। मेरे देवर ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसको सुनकर मुझे तो जैसे सांसें आना ही बंद हो गई। उन्होंने बताया कि जब आप मायके गई हुई थी तो उस वक्त मैं और भैया गाड़ी से किसी दूसरे शहर जा रहे थे काम से, लेकिन रास्ते में ही हमारी कार का एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। भैया ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इतना सुना था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा देवर आगे कहने लगा कि भैया की मौत हो चुकी है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। अपने देवर की बातों को सुनकर मैं ना जाने कितने कदम पीछे हट गई थी। अपने मुंह पर मैंने हाथ रखा और जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों भाई मिलकर फिर से मुझसे मजाक कर रहे हो ना? तुम दोनों शुरू से ही ऐसा करते हो मेरे साथ। ये कोई मजाक की बात नहीं है। बताओ मेरे पति कहाँ है? तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने जब अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाला तो मुझे याद आया कि पिछले 9 महीनों में मैंने अपने देवर और अपने पति को कभी भी एक साथ नहीं देखा। जब भी मेरे पति ऑफिस जाते थे तो उसके बाद ही मेरा देवर घर आता था। मेरे पति रात को आते थे और मेरे देवर ने भी जॉब ज्वाइन कर रखी थी, तो वो रात को अपनी जॉब के लिए निकल जाया करते थे। और जब सुबह मेरा देवर घर आता था तो मेरे पति जॉब पर जा चुके होते थे। मेरे देवर ने आगे मुझे बताया कि मैं पिछले कई महीनों से सुमित बनकर आप दोनों को दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी माँ भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी
और ऊपर से आपकी भी ऐसी हालत थी कि मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भाई की आखिरी निशानी को कुछ भी हो जाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्लीज आप माँ को कुछ मत बताइएगा, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और उनको समझाइएगा कि वो मुझे विदेश जाने दे। मैं माँ की नजरों में सुधीर बनकर हमेशा के लिए विदेश चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। माँ को तकलीफ जरूर होगी, लेकिन वो धीरे धीरे सच को बर्दाश्त कर लेंगी। उनसे अक्सर फोन पर बात करूंगा तो उन्हें तसल्ली रहेगी कि मैं ठीक हूँ। सिर्फ अपनी माँ के लिए मैं एक बात और चाहता हूँ, अगर भाभी आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि जब मैं इसी घर में समर बन के रहूं तो मेरी माँ को भी तसल्ली रहे कि उनका बेटा उनके पास ही है, और मेरे भाई के बच्चे को भी मैं एक बाप का सुख देना चाहता हूँ, प्यार देना चाहता हूँ। मेरी आपसे कभी कोई उम्मीद नहीं रहेगी। मैं अपनी माँ को, आपको और अपने भतीजे को इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ पाऊंगा। मैंने अपने देवर से कुछ समय मांगा। बहुत सोच विचार कर मुझे भी यही लगा कि मेरे बच्चे को एक पिता की जरूरत है और माँ जी को भी हम इस तरह की सच्चाई नहीं बता सकते। मैंने अपने देवर से चुपके से शादी कर ली। मेरी सासू माँ की नजरों में सुधीर यानी कि मेरे देवर हमेशा के लिए विदेश चले गए। वो वहां से माँ को कभी कभार वीडियो कॉल करते हैं, उनसे बातें करते हैं। माँ को इस बात का दुख तो है कि उन्होंने कई सालों से अपने दूसरे बेटे को नहीं देखा, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी है कि उनका बेटा विदेश में खुश है और अच्छे से रह रहा है। आप सबको क्या लगता है कि क्या मैंने अपने देवर से शादी करके ठीक किया? आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।